कैसे हैं सब लोग? अच्छी तरह से पढ़ाई वढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही? चलिए, आज हम एक नया चैप्टर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का हम सॉल्यूशन करेंगे। ये एलन की मॉड्यूल है, थोड़ा सा पुराना है, मेरे पास नया नहीं है, जो मिला उसी से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ पर एक एक्सरसाइज 1 दे रखा है और दूसरा आपको एक्सरसाइज 2 भी है, इसमें एक्सरसाइज 3 और आपको फाइनली जाके एक एक्सरसाइज 4 दे रखा है जिसमें असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। तो ये 4 एक्सरसाइज है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1 से। तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, कंसीडर द केमिकल रिएक्शन N2 plus 3:2 gives 2NH3. The rate of this reaction can be expressed in terms of time of concentration of N2H2NH3. Okay, identify the correct relationship among the rate expression. ठीक है, तो इसमें रेट एक्सप्रेशन जो है वो पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट रेट एक्सप्रेशन आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका पीडीएफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो पहले, फिर उसके बाद आपको इजी रहेगा कि मैं को क्या क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हो गया पीडीएफ डाउनलोड, स्टार्ट करें फिर। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया कि N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक है, the rate of this reaction can be expressed in terms of, तो इसका रेट एक्सप्रेशन पूछा है, तो R जो होता है दैट इज प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, यह जाएगा माइनस डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T दैट इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T दैट इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, क्योंकि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम नेगेटिव साइन लिखते हैं, जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, तो इसलिए वहां पे नेगेटिव साइन देते हैं। ठीक है, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन होता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैच कर रहा है, तो आपका फाइनल आंसर जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड by the contact process 2SO2 plus O2 gives 2SO3, the rate of reaction is expressed as the rate of disappearance of SO2 will be, यहाँ पर आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 पूछ रखा है, तो इक्वेशन आपको दिया है 2SO2 plus O2 gives 2SO3। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन दे रखा है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी ऑफ O2, ऑब्वियसली क्योंकि ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, तो इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो आएगा वही आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू लिखा है 2.5 into 10 to the power -4 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। ठीक है, पूछा कि द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 कितना, इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, रेट एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा R इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा SO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T माइनस डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T that is equal to plus 1/2 delta SO3 divided by delta। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो यहाँ पर implies that हमको पूछा है कितना कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 will be, तो ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 माइनस डेल्टा SO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस जब लिखते हैं उसमें आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज नहीं करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज होता है या फिर डिवाइड होता है जो से
आप जो यहाँ पे डिवाइड किए हो, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में आप क्या करते हो, यहाँ पर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं होता है। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये आपको दे रखा है कितना, 2.5 इनटू 10 टू द पावर -4। तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 आ जाएगा, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इनटू 2.5 इनटू 10 टू द पावर -4, तो यहाँ बन जाएगा आपका 5। तो 5 इनटू 10 टू द पावर -4, तो ये सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, इन ए कैटालिटिक रिएक्शन involving the formation of ammonia by Haber's process, the rate of appearance of NH3 was measured as इतना, the rate of disappearance of H2 will be। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको Haber's process दे रखा है, Haber's process में N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो ये बन गया आपका इक्वेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 आपको दे रखा है, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 पूछा है। तो यहाँ पर पहली बात वही है कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेट एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा C, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो रिएक्टेंट है, तो माइनस डेल्टा इनटू डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो ये हो गया आपका रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब रेट एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना आ गया, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 वाज मेजर्ड। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 मतलब ये दे रखा है, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो मैंने बोला था कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जब आप लिखते हो, तो वहां पे स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अगर हटा देंगे, ये बनेगा +1 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये बन जाएगा आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 पूछा है, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ये बन जाएगा आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 1/3 इनटू रेट ऑफ disappearance of hydrogen is equal to 1/2 into rate of appearance of ammonia, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आपको पूछा है कि निकालो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दे रखा है 2.5 इनटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 10 टू द पावर -4, दैट इज इक्वल टू 3.75 इनटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर इज ऑप्शन 3, ठीक है। ये आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिएक्शन x + 2y गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। आपको दे रखा है कि x + 2y गिव्स प्रोडक्ट। यहाँ पर x और y मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो सही। तो यहाँ पर वो दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y, और इस तरीके के आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें भी वही करना है आपको, पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेट एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर r आ जाएगा माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, दैट इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और ये लास्ट में प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो ये जो भी आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट का तो कुछ दिया नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x, लेकिन यहाँ से स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हटा दोगे तो ये बन जाएगा आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x
ये आ जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y। तो इसके बीच में रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 into rate of disappearance of y। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इस तरीके की रिलेशनशिप है, तो फिर सीधे सीधे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x इक्वल टू हाफ इनटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y। तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Consider the chemical reaction 2A plus B gives A to B. The reactant A will decrease at, ठीक है। तो मतलब reactant A will decrease मतलब reactant A का जो है वो rate of disappearance पूछ रहा है। तो rate of disappearance of A वो B के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन का तो इस तरीके से आप रेट एक्सप्रेशन लेके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर इसका एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया 2A plus B gives A to B, नहीं तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर देना, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर देना। जिस जिस दोनों के बीच में आपको क्वेश्चन पूछा है उन दोनों का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो बस आपको रेसिप्रोकल मैनर में मल्टीप्लाई करना है, इसका उसके साथ इसका उसके साथ, ठीक है। तो ये 2 चला जाएगा और ये 1 चला जाएगा, तो A का रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू बन जाएगा 2 इनटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, ठीक है। तो ये होता है छोटा सा ट्रिक, जिस दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछा है उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेसिप्रोकल मैनर में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 द सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको इक्वेशन दिया N2O5 gives 2NO2 plus half O2, ये है आपका इक्वेशन। इसमें दे रखा है कि गिवन minus d by dt of N2O5 is equal to K1 into N2O5। उसी तरीके से d by dt of NO2 is equal to K2 into N2O5 and d by dt of O2 is equal to K3 into N2O5। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है, पूछा कि K1 K2 K3 के बीच में रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें K1 K2 K3 के बीच में रिलेशनशिप क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखते हैं R इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो यह बन जाएगा माइनस डेल्टा इनटू 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T दैट इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और ये आ जाएगा 1/1/2, ठीक है। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 आ गया तो हमने लिखा कि कितना 1/2, तो यहाँ पर जब आ रहा है 1/2 तो 1/1/2 बन जाएगा 2, तो 2 डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा आपका डेल्टा T। ओके, तो यहाँ पर माइनस डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू बन जाएगा K1 into O5, ठीक है। और डेल्टा NO2 डिवाइडेड डेल्टा T बन जाएगा आपको K2 into O5, और ये डेल्टा O2 बाय डेल्टा T बन जाएगा आपका K3 डेल into O5, और इसका पहले हमारा 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि K1 K2 K3 के बीच में आपका रिलेशनशिप बताओ, ठीक है। तो ये N2O5 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 कैंसिल हो जाएगा, हर किसी में 2 मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे नीचे एक 2 है, तो ये आ जाएगा 2K1 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा K2 इज इक्वल टू 4K3। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें एक फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एवरी कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट लीड्स टू केमिकल रिएक्शन, ये तो नहीं होता, तो सारे कोलिजन रिएक्शन में रिजल्ट नहीं करते।
जो हेड ऑन कोलिजन होते हैं और हेड ऑन कोलिजन होने के बाद उनके पास थ्रेशोल्ड अमाउंट का अगर एनर्जी है तभी जाके वो क्या करेंगे, रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कोलिजन कितना होता है। वेलोसिटी से ऊपर मतलब कोई इफेक्ट नहीं आता इसको। ऑल रिएक्शन व्हिच ऑकर इन गैसियस फेजेस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नहीं ऐसा तो नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन ये बन जाएगा आपका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, द एनर्जी evolved when the activated complex is formed, minimum amount of energy needed to overcome the potential barrier of the reaction। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक्टिवेशन एनर्जी वही होता है कि जो बैरियर होता है वो बैरियर को पास करने के लिए कितना एनर्जी एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, मतलब पकड़ लो थ्रेशोल्ड एनर्जी 40 जूल, मॉलिक्यूल के पास है 20 जूल, तो उसको 20 जूल दोगे तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पार कर जाएगा, तो वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मिनिमम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू केमिकल रिएक्शन। तो कितना एनर्जी होगा तो एक मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, रेट कांस्टेंट K1 ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड टू डबल दैट ऑफ रेट कांस्टेंट K2। तो एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, वो रेट कांस्टेंट K2 का डबल है, ठीक है। The relationship between corresponding activation energy, पकड़ो इसका एक्टिवेशन एनर्जी E1, इसका एक्टिवेशन एनर्जी E2, तो K का जो रिलेशनशिप आता है ये आता है K is equal to A e to the power minus EA upon RT, ठीक है। ये होता है आरएनएस इक्वेशन। इस तरीके से आप लिखोगे K1 बन जाएगा A e to the power minus E1 by RT, K2 is equal to, तो इसका कोई जरूरत नहीं, मैंने इसको बस बताया। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, the relationship between corresponding activation energy of two reaction at same temperature can be represented as। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप आएगा वो बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि K1 जो है वो ट्वाइस ऑफ K2 है, टेम्परेचर लेकिन इक्वल है, तो यहाँ पर जितना टेम्परेचर यहाँ पर उतना टेम्परेचर, लेकिन यहाँ का रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा मतलब रिएक्शन इजीली हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन जब इजीली हो रहा है तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जितना हो सके उतना कम आएगा, तभी तो जाके रेट कांस्टेंट का वैल्यू K2 का डबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका राइट आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, at room temperature the reaction between NO and O2 gives NO2 is first, while that between carbon monoxide and O2 is slow, it is due to carbon monoxide is smaller in size that of NO, नहीं carbon monoxide poisonous नहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन स्लो होता है या फास्ट होता है, डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उसके एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है, केमिकल रिएक्शन ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन ऑकरिंग इन यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, नहीं। टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज पॉसेस एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड, नहीं। टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है বা रिएक्शन का रेट जो होता है डिपेंड करेगा कितना इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 राइट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन A gives B have a activation energy 15 kilocalorie per mole, the heat of reaction is 5 kilocalorie per mole, the activation energy of the reaction B gives A, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करके रखो, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको ग्राफ आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ नहीं आता तो ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा, किसी भी मेथड से दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। पहली बात तो दे रखा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये अगर रिएक्टेंट हुआ, प्रोडक्ट का जो एनर्जी आ जाएगा वो ज्यादा आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एनर्जी का ले रखा है और यहाँ पर मैंने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले रखा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना, एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट का एनर्जी जितना होता है उससे ज्यादा कितना होता है प्रोडक्ट का एनर्जी, क्योंकि आप एनर्जी एक्सेप्ट करते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर दे रखा है कि हवन एक्टिवेशन एनर्जी 15 किलो कैलोरी। तो रिएक्टेंट का जितना एनर्जी होता है वो होता है एवरेज एनर्जी, ठीक है। अब ये बन गया आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है वो होता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये एवरेज एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से एवरेज एनर्जी माइनस करोगे ये बन जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखा है, कितना प्रोवाइड कर रखा है, दैट इज इक्वल टू 15 किलो कैलोरी। तो ये दे दिया आपका 15 किलो कैलोरी। अब आपको दे रखा है हीट ऑफ रिएक्शन मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज डेल्टा एच। वो दे रखा है आपको 5 किलो कैलोरी। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। अगर ये आपसे बन गया तो आपका क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछे तो एक्टिवेशन एनर्जी तो रिएक्शन B2 है। अब ये था आपका रिएक्टेंट है, ये था आपका प्रोडक्ट क्या B। अब A टू B जब आप जाते थे आपका एक्टिवेशन एनर्जी था 15 किलो कैलोरी। लेकिन जब आप B टू A आओगे, यहां से यहां तक आओगे, तो आपका क्या बन जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अगर B हो गया ये, तो आपका ये बन जाएगा रिएक्टेंट, ये बन जाएगा क्या प्रोडक्ट, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि आप इधर से इधर तक रिएक्शन में रिवर्स में, तो ये बन जाएगा आपका रिएक्टेंट, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये अगर रिएक्टेंट बन गया तो ये बन जाएगा आपका एवरेज एनर्जी, मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी, ये एवरेज डैश। अब ये तो आपका ट्रांजिशन स्टेट है तो ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ही। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी, तो ये आ जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी ई ए डैश, ठीक है। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, जो भी थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है उससे माइनस करते हुए आपका मॉलिक्यूल का एनर्जी, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा एनर्जी उसके चाहिए होता है रिएक्शन करने के लिए या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी अटेन करने के लिए, वो होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी कितना चाहिए, इसका ट्रांजिशन स्टेट को बनाने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी इतना, इसके पास एवरेज एनर्जी आ गया इतना, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ये डैश। अब इतना चाहिए आपको, इतना ही चाहिए कितना, एवरेज मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आ गया आपका इतना। तो ये यहां से यहां तक जितना एनर्जी चाहिए वो हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको निकालने के लिए आपके पास ये है कितना 15, ये है आपका कितने पास 5, तो 15 से 5 माइनस करोगे ये वैल्यू आ जाएगा 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10 किलो कैलोरी, ठीक है। आपको ये इसका वैल्यू चाहिए था, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देके देखना, इसको समझ में आया तो फिर से देखो कि किस तरीके से मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 3 में दे रखा है 10 किलो कैलोरी पर मोल, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, A plus B gives C plus D, डेल्टा H आपको दे रखा है -20 किलोजूल पर मोल, द एक्टिवेशन एनर्जी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इतना, द एक्टिवेशन एनर्जी तो बैकवर्ड डायरेक्शन कितना, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दे दिया कि फॉर डेल्टा A plus B gives C plus D, डेल्टा H -20 किलोजूल पर मोल। तो माइनस मतलब कि एक्सोथर्मिक दे दिया, ये मैंने ग्राफ बनाया किसका, एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक का मैंने ग्राफ बनाया है इसमें, लेकिन पूछा है कि ये एक्सोथर्मिक वाला, तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। दो तरीके की क्वेश्चन आते हैं, या तो एक एंडोथर्मिक वाला ग्राफ दे देगा या तो फिर आपको एक्सोथर्मिक, दोनों ही तरीके का क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ये एंडोथर्मिक बता दिया, अब एक्सोथर्मिक बता रहा हूं, ठीक है। चलिए जिंदगी मौत में बन जाए संभालो यारो पूरा जीना मुश्किलों में देखो यहाँ पर दे दिया रिएक्टेंट, ये देखो ये मैंने एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाया, क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है हीट, क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है हीट लिबरेट होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट का जितना एनर्जी आ जाएगा उसका प्रोडक्ट एनर्जी उससे कम आएगा क्योंकि हीट लिबरेट कर लेगा। तो यहाँ पर आपको डेल्टा एच जो दे रखा है, डेल्टा एच आपको प्रोवाइड कर रखा है कितना, -20 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हो गया आपका डेल्टा एच। तो रिएक्टेंट आपके पास क्या कौन कौन है, रिएक्टेंट है आपके पास A प्लस B और प्रोडक्ट है आपके पास कौन कौन C प्लस D, ठीक है। तो A प्लस B मिले और C प्लस D बनाए, इसका डेल्टा एच दे दिया -20 किलो जूल पर मोल। तो माइनस मतलब ये नेगेटिव मतलब ये लिबरेट होता है, इसका वैल्यू जो है वो 20 ही है, ठीक है। अब दे रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट
और ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है वो होता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के पास इनिशियली जितना एनर्जी होता है वो होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये बन जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एवरेज एनर्जी, इसको माइनस करोगे तो आपका बन जाएगा कितना, एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन में पूछा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब हम यहां से स्टार्ट करेंगे यहां पे जाके पहुंचेंगे, तो ये बन जाएगा आपका एवरेज एनर्जी बैकवर्ड के लिए। तो ये अगर एवरेज एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से एवरेज एनर्जी माइनस करोगे तो ये बन जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये डैश बन जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपको दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 85 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है 85 और यहाँ से आपको पता लग जाएगा ये है 20, -20 है, मतलब -20 का माइनस जो है वो एक्सोथर्मिक के लिए मतलब लिबरेटर, लेकिन वैल्यू कितना है 20, तो ये आ जाएगा 85, ये दे रखा है 20, तो इसको मिलाओगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा टोटल, तो कितना आ जाएगा 105, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एक अलग डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, इसमें आपको ग्राफ बना के सॉल्व करना पड़ता है, बिना ग्राफ के आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा कोई मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ आना चाहिए, अगर ग्राफ आता है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए राइज इन टेंपरेचर इज ड्यू टू number of increase in number of collision, increase in the number of activated molecule, lowering of activation energy, shortening of the mean free path, large increase in the rate of reaction for a rise in temperature। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसमें इंक्रीज इन रिएक्शन होता है, क्यों होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, शॉर्टनिंग ऑफ द मीन फ्री पाथ, क्या होता है इसमें, देखिए देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है वो उसमें बोला है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन। देखिए कोलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। सिर्फ कोलिजन होने से रेट ऑफ, ओब्लिक कोलिजन अगर बहुत होगा तो उसमें क्या होगा, नहीं होगा। आपका हिडन कोलिजन होना चाहिए, मतलब इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ये हो जाएगा, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अगर आ गया तो कोलिजन करेंगे तो रिएक्शन होगा, तो ये थोड़ा सा आपको सेकंड ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा सही है। लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी टेंपरेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बढ़ता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, रेट ऑफ व्हिच रिएक्शन इंक्रीजेस विद टेंपरेचर, कौन सा रिएक्शन का रेट बढ़ेगा टेंपरेचर बढ़ाने से। भाई कोई भी रिएक्शन हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी रिएक्शन अगर रहेगा तो उसमें टेंपरेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर बाय 10 केल्विन in the case of slow reaction, number of collision gets doubled, value of rate constant increases, energy of activation increases, non। देखिए टेम्परेचर 10 केल्विन राइज करोगे तो नंबर ऑफ कोलिजन गेट्स डबल, ऐसा तो नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन डबल ये नहीं है। इन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीजेस, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये नहीं होगा, नॉन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेंपरेचर, इफ द टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड बाय 60 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आप याद रखना, नंबर ऑफ टाइम्स जो बढ़ेगा दैट इज इक्वल टू होता है टेंपरेचर कोएफिशिएंट इनटू डेल्टा टी बाय 10। कितना टाइम बढ़ेगा, इसके लिए फार्मूला टेंपरेचर कोएफिशिएंट इनटू टू द पावर डेल्टा टी बाय 10। तो यहाँ पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज, तो मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको 2 दे रखा है टू द पावर डेल्टा टी। तो यहाँ पर दे रखा है कि 60 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ, तो डेल्टा टी मतलब कितना 60 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 मतलब 64 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 पर।
क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है Arrhenius according to Arrhenius equation a straight line is to be obtained by plotting the logarithmic of the rate constant of chemical reaction against। तो अगर आप log k का ग्राफ बनाते हो किसके, इसमें ऑप्शन देगा किसके साथ, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो देखिए Arrhenius इक्वेशन होता है k इज इक्वल होता है a e टू द पावर माइनस e अपॉन rt। तो इसमें आप ln डाल दोगे तो ये बन जाएगा ln k ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस e डिवाइडेड बाय rt। तो यहाँ पर ln k इज इक्वल टू ln a, ln e का वैल्यू कुछ नहीं होता तो ये बन जाएगा ea बाय rt। तो ln e का वैल्यू 1 होता है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप log k अगर बनाओगे तो log k इज इक्वल टू log a माइनस e बाय 2.303 rt। तो यहाँ पर अगर आप इसको बोल रहे हो कि इसको ग्राफ बनाना है तो इसको y एक्सिस में ले लो, ये c माइनस m into x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका m और ये जो 1/t है ये बन जाएगा आपका कितना x। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जब आप log k का ग्राफ किसके साथ बनाओगे, 1/t के साथ बनाओगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है व्हिच प्लॉट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। भाई यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा, स्लोप अगर निकल गया तो स्लोप से आपका एक्टिवेशन एनर्जी भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log k वर्सेस 1/t या तो फिर ln k वर्सेस 1/t। तो यहाँ पर ln k वर्सेस 1/t कौन सा ग्राफ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।